फ्रेंड्स, मैं रचना आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 11th लेसन 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमारा पार्ट 3 चल रहा है। उससे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात कर ही चुके हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, ये क्या है इनका वर्गीकरण, क्या है इनका अंतर, ये सब आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो है क्या। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 में मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। आत्मा और चेतना क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम ये जान ही चुके हैं कि हमारे भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, और भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो हमारी आत्मा और चेतना सब इसी में बच चुकी है। तो उसके बाद निदेशक तत्व कार्यपालिका विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। ये तो हमें समझ में आ गया कि करना क्या होता है, लेकिन ये आए कहाँ से, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देती हूँ कि संविधान निर्माताओं ने यह विचार यानी कि निदेशक तत्वों का विचार 1937 में बने निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। आयरलैंड के संविधान में सबसे पहले ये लिया गया था 1937 में, और उसके बाद ये भारत ने अपना लिया। और यहाँ तक कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा तक कहा था। अब हम बात करेंगे कि निदेशक तत्वों की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता तो यही आ जाती है कि निदेशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक और सामाजिक इसलिए क्योंकि इनका उद्देश्य ये होता है कि न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखें, जैसा कि हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, और पुलिस राज्य जो बहुत ज़्यादा पुलिस राज्य की जो बात होती रहती है उसको थोड़ा सा कम करना है। तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक के तत्वों का मूल उद्देश्य है। सेकेंड पॉइंट इज, यद्यपि ये अपनी प्रकृति में न्यायोचित नहीं है, जो कि हम कह सकते हैं गैर न्यायोचित माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू भी नहीं कराया जा सकता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फिर भी ये संविधान में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इन्हें लागू करवाने के लिए जो हम बोलते हैं कि लागू करवाने से कुछ नहीं होगा, संविधान आई नो कि बिल्कुल भी बाध्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी 37 में, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गैर न्यायोचित भी नहीं है। तीसरा है, निदेशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत है, और जो मैंने आपको बताया था अभी कि कानून बनाते समय राज्य द्वारा पूरी ये बात मानी जाती है और ये अपेक्षा की जाती है कि इनको लागू करवाया जाए। और फोर्थ है हमारा कि संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे आदर्शों को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद करते हैं कि जब इतना अच्छा है ये, तो फिर भी इसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो आलोचना हम देख लेते हैं कि क्यों की जाती है। गैर न्यायोचित चरित्र होने के कारण कोई कानूनी शक्ति नहीं है, और इसलिए कह सकते हैं कि जब कोई कानूनी शक्ति नहीं है तो केटी शाह थे, उन्होंने एक इसको अतिरेक कर्मकांडी बताया था, और इसकी तुलना एक ऐसे चेक से की थी कि जिसका भुगतान बैंक में नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा इसको वो माना गया था कि ये बिल्कुल काल्पनिक है। दूसरा है, केंद्रीय राज्यों के मध्य इनका टकराव होता है। तो टकराव का मतलब ये होता है कि उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ, केंद्र सरकार जब किसी राज्य को इन तत्वों को लागू करने के लिए उनसे कहता है, और अगर राज्य सरकार द्वारा इन तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है इस पे इस आधार पर आलोचना की जाती है। तीसरा है कि सर आइवर जेनिक ने इन तत्वों को तर्कहीन व्यवस्था का बताया था, क्योंकि नियमित और प्रतिमान दर्शन का अभाव है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि इसमें उन्होंने ये भी बोला था कि इन्हें ना तो उन्हें उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और ना ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित भी किया गया है। और इतना ही नहीं, इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अति आवश्यक और आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से मिलाती है। चौथा पॉइंट है, कुछ आलोचकों ने इन्हें पारंपरिक भी कहा। पारंपरिक यानी कि बहुत पुराने जमाने की चीजें बोली थी। इन्होंने टिप्पणी की थी कि संविधान के भाग 4 में व्याख्यात किया गया है समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद। तो इसमें था कि उन्होंने बोलता कि आधुनिक समय के अनुकूल ये है ही नहीं, बहुत पुराना चल रहा है।
अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व पूरक अवधारणा कैसे है, कि एक दूसरे के पूरक किस प्रकार हैं, इसके बारे में बात करें। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति तत्व मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोनों के पूरक होने से समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। उसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर ज्यादा बल देते हैं, यानी कि जो हमारे पर्सनल जो व्यक्तिगत हित है उन पर, और दोनों पूरक होकर व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी पूरक हो जाता है। तीसरा हमारा कि मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि नीति निर्देशक तत्व ये बताते हैं कि अभी और कितना बाकी है। अधिकारों में हम समझ सकते हैं कि हमें ये भी करने का अधिकार है, वो भी करने का अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व हमें ये बताते हैं कि हमें भी ये नहीं मिला है, हमें ये भी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है मौलिक अधिकार का मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद हम कहेंगे नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। वर्गीकरण तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा बात इसी पर आती है। क्वेश्चन भी इसी तरीके से आता है कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो वर्गीकरण है हमारा, वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग, और 3 भाग कौन कौन से हैं? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो ये 3 हमारे भाग हैं। पहले हम बात करेंगे गांधीवादी की। गांधीवादी में जो हमारे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है ग्राम पंचायतों का संगठन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आवश्यक शक्ति प्रदान कर स्वराज सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति को प्रदान करता है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है 48, अनुच्छेद 48 में इसका वो बताया हुआ है कि गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू जो भी हमारे पशुओं की जो बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहित करते हैं। थर्ड है हमारा अनुच्छेद 47 में हमको दिया गया है, इसके अंतर्गत मादक पेयों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का भी प्रतिबंध करता है। तो ये हमारे लिए 3 है। इसका 43, 43B और 46 भी है। उसमें जैसे कि कुटीर उद्योग, ये बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। सहकारी समितियों के बारे में, अनुसूचित और जनजातियों के बारे में भी व्याख्या की गई है। हमारा दूसरा पॉइंट आता है समाजवादी को लेकर। समाजवादी में क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे अनुच्छेद हमारा 38 का पार्ट 2 है, वो ये बताता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को खत्म करना, ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद दूसरा आता है 43 का ये वाले पार्ट में दिया जाता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का इत्यादि को बताना। और हमारा तीसरा आता है 42, इसमें दिया गया काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता देना, जो कि हमारे गाँव में ऐसी चीज़ों की जो व्यवस्था है बहुत कम की जाती है, तो इसलिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट उदारवादी लोकतांत्रिक में। उसमें हमारे हैं बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले हमारा आता है 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा है उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। तीसरा है समान न्याय और निःशुल्क विधि को लेना। चौथा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। पांचवा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और छठा हमारा आता है बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का। ये हमारा अनुच्छेद 45 में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी बालकों को जो 4 वर्ष की आयु को पूरा करने तक निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य देना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आता भी एग्जाम में कि कौन सा अनुच्छेद में इसको बताया गया है। उसके बाद आता है कि मौलिक अधिकारों और निर्दिष्ट सिद्धांतों में अंतर क्या है। तो अंतर ये है, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं, वही राज्य के निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है। इसमें ये हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वाद योग्य, यानी कि वो न्यायालयों के में जा सकते हैं, जबकि निदेशक तत्व वाद न्याय योग्य नहीं है, यानी कि उन पर कोई भी डिबेट किसी भी प्रकार का नहीं किया जा सकता। दूसरा है हमारा मौलिक अधिकार नकारात्मक है, क्योंकि इसमें क्या है बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत सकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो पूरी तरीके से नकारात्मक इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने बताया था अभी कि बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जबकि नीति तत्व में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ कार्य करने के सब आपको आदेश देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपके बहुत बाउंडेड किया जाता है, कोई प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कुछ नहीं ऐसा होता। तीसरा है
मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है क्योंकि आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हो, जबकि जो आपके नीतिश तत्व है वो सिर्फ एक आदेश मात्र है कि मॉरल वैल्यू की तरह आपके सामने आते हैं। आप चाहे तो करो, चाहे आप ना करो, तो ये आपकी खुद की वैल्यूज आपको बताती हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 20 से लेकर 21 में वर्णन अधिकारों को छोड़कर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल स्थिति में परिवर्तन काल में स्थगित किया जा सकता है, जबकि निदेशक तत्वों को का जो क्रियान्वयन ही नहीं होता है तो स्थायी रूप से वो स्थगन की अवस्था में ही बने रहते हैं, कि मतलब वो जो उनका क्रियान्वयन ही पूरी तरीके से नहीं होता तो वो स्थगित है या नहीं, वो आप इस पर ना कोई बहुत बड़ा डिबेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौलिक अधिकार सार्वभौम नहीं है, उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जबकि निदेशक सिद्धांतों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, तो वो सार्वभौम है या नहीं इस पर कोई बात है ही नहीं। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा निदेशक तत्वों के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा आता है, तो प्लीज़ केयरफुली इसको देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।